नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शारदा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 28 जुलाई की मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। देखिए, जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, अगर हम बात करें फर्स्ट न्यूज़ की, तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स मेडिकल असिस्टेंस वर्थ अबाउट $1 million टू DPRK। DPRK मीन्स डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो बेसिकली जो न्यूज़ है यहाँ पर यह है कि भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की मेडिकल सहायता अप्रूव की है, या ये ग्रांट किया है कि भारत की ओर से उत्तर कोरिया को ये सहायता दी जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं इस न्यूज़ में। देखिए, यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये है किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंस वर्थ अबाउट $1 million इन द फॉर्म ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन टू नॉर्थ कोरिया। इट मीन्स भारत सरकार ने नॉर्थ कोरिया के लिए $1 मिलियन की एंटी ट्यूबरक्लोसिस, इट मीन्स टीबी के इलाज की जो दवा है उसके लिए सहायता की घोषणा की है। द मेडिकल असिस्टेंस, अब देखिए, नॉर्थ कोरिया के साथ कोई हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है या बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, बट ये जो हमने हेल्प की है उसका जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि WHO की तरफ से भारत को ये ऑर्डर दिया गया है, ये रिक्वेस्ट की गई है। इस कारण भारत को ये मेडिकल असिस्टेंस नॉर्थ कोरिया को देना पड़ा। तो अगर हम बात करें, द मेडिकल असिस्टेंस वाज एक्सटेंडेड इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम WHO। इट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट पर यह असिस्टेंस दिया गया है, एंड वाज ग्रांटेड अंडर द एजीज ऑफ एन ऑनगोइंग WHO एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। ये WHO के एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के तत्वाधान ये सहायता ग्रांट की गई है इन डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की, तो टीबी की जो वैक्सीन होती है उसे हम बोलते हैं BCG। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, टीबी के इलाज के लिए जो वैक्सीन होता है उसको बोला जाता है BCG। इट मीन्स बेसिन कैलेमिट ग्यूरिन। ठीक है, और टीबी का जो इलाज होता है, टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, उसे कहा जाता है DOTS। इट मीन्स डोट्स। डोट्स का जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं यहाँ पर। द कंसाइनमेंट ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन वाज हैंडेड ओवर बाय इंडियन एम्बेसडर टू DPRK। इट मीन्स नॉर्थ कोरिया। तो ये जो कंसाइनमेंट होगा ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन का, वो दिया जाएगा अतुल मल्हारी को, जो वहाँ पर भारत के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, टू DPRK अथॉरिटीज इन द प्रेजेंस ऑफ WHO रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ या एक्स्ट्रा बातें हैं नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड। तो सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया कौन है, तो अभी बताया किम जोंग उन। कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया है प्योंगयांग। करेंसी की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की है बोन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की करेंसी बोन है। ठीक है, अब इस देश को हम देख लेते हैं नक्शे पर। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे मैप दिख रहा है। अब देखिए, इस मैप में आप लोग देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया कहाँ पर है। यहाँ पे आपको ये जो मैप है उतना ठीक से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन हो अगर। जूम करने का ऑप्शन। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा हमने इसको जूम किया है। तो आप लोग देखें यहाँ पे इस मैप में आपको इंडिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है इंडिया। इंडिया के बाद ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार, ये है लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, चाइना। ये पूरा जो रीजन है ये चाइना है।
ठीक है। तो अब हमें जो हमारा जो टारगेट है वो नॉर्थ कोरिया। तो आपको क्या करना है, चाइना के ईस्ट में जाना है। चाइना के ईस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है नॉर्थ कोरिया और उसी के नीचे है साउथ कोरिया। क्लियर। यहाँ पे एक लाइन है जो इन दोनों को सेपरेट करती है, जिसे 39 पैरेलल कहा जाता है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। इसी के और ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आता है जापान। ये जो देश है, ये जो कंट्री है वो है जापान। और यहाँ पर ये जो आपको पूरा सी दिखाई दे रहा है, जो ओशियन है, ये है पैसिफिक ओशियन। क्लियर। अब पैसिफिक ओशियन के ही जो पार्ट हैं यहाँ पर, ये सब पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है, ये जो पूरा रीजन है। देखिए अब ये जो पैसिफिक ओशियन का जो पार्ट है यहाँ पर, इस हिस्से को बोलते हैं सी ऑफ जापान, जापान का जापानी सागर या सी ऑफ जापान। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे बोलते हैं येलो सी। क्लियर। और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है चाइनीज सी। चाइनीज सी में ये होता है ईस्ट चाइना सी और यहाँ पे होता है साउथ चाइना सी। अभी जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है वो साउथ चाइना सी में चल रहा है, जिसको चाइना पूरी तरह से अपना कंट्रोल में करना चाहता है। और ये जो कंट्रीज़ हैं उनके जो कंट्रोल है उनको अनदेखा करता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें और कंट्रीज़ की, तो यहाँ पे है ताइवान, यहाँ पे हांगकांग, जिसके साथ डिस्प्यूट चाइना का पहले से चल रहा है। इस तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है फिलीपींस, ये है इंडोनेशिया, यहाँ पर है मलेशिया। इस तरह से कई सारे छोटे छोटे देश यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। देखिएगा यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इस तरह से, जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनाउंस लॉन्च ऑफ मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम। तो जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है मैकेडमाइजेशन। इट मीन्स कि मैकेडमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो कच्चे रोड हैं, जो टूटे फूटे रोड हैं, उन्हें डबल से क्या करना, डबल से उन्हें पक्का करना या डबल से उन्हें ठीक करना। तो इस तरह से जो मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम है वो शुरू किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। ठीक है, एक बार हम इसको फिट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब इस न्यूज़ को और देख लेते हैं आगे इसमें क्या और डिस्कस किया जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अगर हम बात करें उनकी, तो यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो रोड का जो कंस्ट्रक्शन है या उन्हें डबल से जो इम्प्रूव करना है, उनको पक्का करना है, वो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड द प्रोग्राम for 100% मैकेडमाइजेशन ऑफ ऑल रोड्स इन द यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग 11,000 किलोमीटर ऑफ फेयर वेदर रोड। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि पूरी तरह से रोड जो है वो ठीक होना चाहिए, पूरी तरह से कच्चे रोड जो है वो बिल्ड होना चाहिए, पक्के होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस पूरे मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम में जो फंड उन्होंने रिलीज़ किया है वो है 200 करोड़ का। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। यहाँ पे जो अगली न्यूज़ है वो रिलेटेड है ऑब्यूचरी से। देखिए तंजानिया फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकापा पासेसवे का निधन हुआ। तो तंजानिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका निधन हुआ है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तंजानिया की, तो तंजानिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है बेंजामिन मकापा पासेसवे, ही सर्व्ड एज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम 1995 टू 2005। अगर हम बात करें कैपिटल की, तो तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा और जो करेंसी है वो है शिलिंग। ये एक अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए अगर हम बात करें अगेन नक्शे पर, हमें देखना होगा इस कंट्री को भी, तो आप लोग देख रहे हैं काफ़ी आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा। हम इसको और जूम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर से, देखिएगा। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में ये कई सारे कंट्रीज हैं, मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका में ही है। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पर देखिएगा ये जो कंट्री है, इनमें आप लोग देखिए कि कहाँ पर है जिस कंट्री को हम ढूंढना चाह रहे हैं,
कौन सा देश, तंजानिया। तो यहाँ पर ये है केन्या, ये है तंजानिया जिसकी कैपिटल है डोडोमा, ये है जिम्बाब्वे। क्लियर। तो यहाँ पर केन्या, तंजानिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, इस तरह से जम्बिया, एंगोला, बोत्सवाना, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज हैं। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर देख लेते हैं आप, अगली न्यूज़ क्या है। देखिएगा, नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर वो ये है 82 राइजिंग डे ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। राइजिंग डे का मतलब होगा स्थापना दिवस। तो 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है CRPF, इट मीन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो 82nd राइजिंग डे है उसे सेलिब्रेट किया गया है। देखिए, ये जो स्थापना दिवस आता है ये 27 जुलाई को मनाया जाता है। 27 जुलाई को आता है, 27 जुलाई को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था CRPF का 1939 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में और कुछ। तो देखिएगा, द 82nd राइजिंग डे ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जुलाई 2020। द CRPF वाज फाउंडेड, यानी CRPF का जो गठन हुआ है, जो स्थापना हुई है, वो 27 जुलाई को हुई है। और 82nd राइजिंग डे हमने मनाया है 2020 में। द CRPF वाज फाउंडेड एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस ऑन जुलाई 27, 1939। तो आप लोगों के लिए बस इतना जानना ज़रूरी है, आप लोग बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ पर कि जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था CRPF का वो 27 जुलाई 1939। यहाँ पे ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें CRPF की, तो बेसिकली जो फंक्शन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है। CRPF has mandate to secure. CRPF has the mandate to secure internal security scenario and is at the forefront to keep our nation safe। तो बेसिकली CRPF जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नाम में ही उसके ऑब्जेक्ट को क्लियर किया गया है। जो फंक्शन है वो देश की आंतरिक स्थिति में शांति बनाए रखना, आंतरिक स्थिति की शांति बनाए रखने का काम है CRPF का। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है वो CRPF है। आगे देख लेते हैं। द फर्स्ट बटालियन ऑफ फोर्स वाज राइज्ड ऑन जुलाई 27, 1939 को पहला बटालियन बनाया गया था एज द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस अंडर द ब्रिटिश इन नीमच। तो जो पहला बटालियन बना था वो नीमच में बना था। देखिए, नीमच मध्य प्रदेश में है और नीमच में एक बहुत बड़ा सा हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर तो नहीं, एक बड़ा सा ऑफिस है CRPF का, जहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह जो है प्रोवाइड कराई जाती है। डायरेक्टर जनरल की बात करें करंट में CRPF के, वो हैं P महेश्वरी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ईयर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की। तो भारत में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अगर हम सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, तो सबसे पहले नंबर पे सबसे ओल्डेस्ट जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो असम राइफल है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1835 में और इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। बाकी तो सेकंड नंबर पे CRPF है 1939, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देखिए, अब हम बात करेंगे ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो ITBP का इस्टेब्लिशमेंट तब हुआ था जब इंडो चाइना वार हुआ था। तो हमें जब इंडो चाइना वॉर हुआ तब हमें भारत की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है जो चाइना से लगी हुई है उसे सिक्योर करने की ज़रूरत महसूस हुई। तब जाकर हमने ITBP का गठन किया 1962 में। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में। इसके बाद अगर हम बात करें SSB का, तो SSB का भी गठन उसी टाइम पर हुआ था। देखिए, ITBP बेसिकली तिब्बत बॉर्डर को सिक्योर करती है और SSB की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश या ये जो पूरा ईस्टर्न एरिया है भारत का, वहाँ से चाइना की बॉर्डर को सिक्योर करने का काम है SSB, इट मीन सशस्त्र सीमा बल। इसका इस्टेब्लिशमेंट भी उसी टाइम पर थोड़ा देर से हुआ, 1963 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। फिर जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ 1965 में, तब हमने BSF को इस्टेब्लिश किया, BSF को बनाया 1965 में। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अगर हम बात करें CISF, इट मीन्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1969 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। देखिए, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं वो वर्क करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो होम अफेयर के अंडर में आते हैं सारे पैरामिलिट्री फोर्स। अगर हम बात करें आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, NSG की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और तीनों आर्म्ड फोर्सेस की, तो वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, अगर हम बात करें अगली न्यूज़ के बारे में,
तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डे है कारगिल विक्ट्री डे या कारगिल विजय दिवस, सेलिब्रेटेड ऑन 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं कारगिल विजय दिवस। देखिए 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, जो जुलाई 26 में इंडिया ने जीत लिया था। ये वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, जो 3 मई से शुरू हुआ था और 26 जुलाई को ख़त्म हुआ था। ये जो पिक आप लोग देख रहे हैं, ये उस विक्ट्री डे या 26 जुलाई की है, जब जो द्रास सेक्टर में जो टाइगर हिल है उस पर जब विजय प्राप्त की थी इंडियन फोर्सेस ने। ये उस टाइम की पिक है। ठीक है, हम देख लेते हैं इस न्यूज़ को और अच्छे से। देखिए कारगिल विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जुलाई एवरी ईयर। तो हर एक साल 26 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे द कंट्री रिमेंबर्स द एक्सट्रीम वेला सेक्रीफाइस exemplary courage of Indian soldiers during 1999 Kargil war. This year nation is celebrating the 21st year victory of the Kargil war in Kargil war. तो 21वां विजय दिवस इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम शहीद हुए सैनिकों की, उनकी वीरता की, उनके सेक्रीफाइस को हम याद करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इट वॉज इन 1999 दैट अ हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉर। तो अगर बात की जाए कारगिल वॉर की, तो ये दुनिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड, सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया युद्ध था। आउट अलोंग द पीक्स ऑफ कारगिल नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये युद्ध लाइन ऑफ कंट्रोल इट मीन्स एलओसी के आसपास या एलओसी के पास में हुआ था। द डी फैक्टो बॉर्डर दैट डिवाइड्स कश्मीर बिटवीन टू नेशन। तो एक प्रकार से डी फैक्टो बॉर्डर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक फिक्स बॉर्डर नहीं है, एक नियमित बॉर्डर नहीं है, पर जो भी है वो दोनों को सेपरेट करती है। वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। इट इज अगर हम बात करें सेलिब्रेशन की, तो ये 3 दिन का सेलिब्रेशन है, डेडिकेटेड टू आर कारगिल वॉर हीरोज एंड मार्क द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन शुरू चलाया था वो था ऑपरेशन विजय। उसके सक्सेस में 3 दिन का एक प्रोग्राम होता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। देखिए ये जो युद्ध चला था ये मोर देन 60 दिन, 60 दिन से भी ज़्यादा युद्ध चला था। अगर हम बात करें इस ईयर के इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम की, तो इस ईयर सिर्फ एक ही प्रोग्राम होगा, जो कि होगा ब्रीथ लेइंग सेरेमनी विल टेक प्लेस एट द्रास वॉर मेमोरियल। तो द्रास जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पर किया जाएगा ब्रीथ लेइंग सेरेमनी। देखिए हर साल क्या होता है कि और भी कई प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि इस साल कोरोना बीमारी चल रही है, इसलिए सिर्फ एक ही प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एक जो प्रोग्राम यहाँ पे चलता है वो होता है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जाता है जिसका नाम है सौरभ कालिया क्रिकेट टूर्नामेंट। देखिए सौरभ कालिया इंडियन आर्मी के वो फर्स्ट सोल्जर थे जो अपनी टीम के साथ उस एरिया में गए थे जहाँ पर पाकिस्तान ने भारत के पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो सबसे पहले इनकी टीम गई थी, जिन्हें पाकिस्तान की आर्मी ने बंदी बना लिया और उन्हें बहुत ही विभत्स या बहुत बुरे तरह से उनकी हत्या की गई, उन्हें किडनैप किया गया और कई दिनों के बाद उनको रिलीज़ किया गया। और जो उनकी डेड बॉडीज़ थी उनसे हमको ये सबूत मिलते हैं कि काफ़ी बुरी तरह से अमानवीय तरीके से उनकी हत्या की गई थी, उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया गया था। इसके खिलाफ भी भारत का केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में कि जो मानव अधिकार है, मानव जो मूल्य हैं, उनका उल्लंघन किया पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। ठीक है, तो उनकी रिस्पेक्ट में मेजर सौरभ कालिया टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इस मैप में समझते हैं कि बेसिकली जो युद्ध हुआ था, जो वॉर हुआ था, वो बेसिकली कहाँ किस रीजन में हुआ था। तो आप लोग देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर का मैप है। देखिए जम्मू कश्मीर करंट में अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक ये जो पार्ट है ये बन गया लद्दाख, यहाँ से लेकर ये जो हिस्सा बन गया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और ये जो हिस्सा बन गया है वो बन गया है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये हिस्सा लद्दाख है और ये हिस्सा बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो बॉर्डर आप लोग देख रहे हैं ये है एलओसी। तो जो युद्ध हुआ है ये एलओसी के आसपास हुआ है। और कारगिल और लेह सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में, एक तो लेह और दूसरा है कारगिल। तो कारगिल वॉर हुआ है ये लगभग इस रीजन में ये युद्ध हुआ था, इस एलओसी से लगे हुए हिस्से पर। क्लियर, यहाँ पर ये जो बॉर्डर आप लोगों को दिख रही है ये है LAC, जो चाइना के साथ अटैच है। LAC का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर, LAC और ये जो बॉर्डर है ये है LOC। क्लियर, ठीक है, आगे देख लेते हैं और इस को नक्शे में हम समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो ये अगेन वही बात है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख
ये जो पार्ट है कश्मीर का जो हम अपने नक्शे पर शो करते हैं, इसे अक्साई चीन बोला जाता है, जो चाइना के कंट्रोल में, चाइना ने 1962 के वॉर में इस हिस्से को ऑक्यूपाई कर लिया था। ये जो है पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन है, जिसके भी दो पार्ट हैं, एक है गिलगिट बाल्टिस्तान ये वाला एरिया, और यहाँ पर जो है वो पीओके है, इस रीजन को बोला जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो ये हमने और नक्शे पे इसको देख लिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं इस वॉर से रिलेटेड और कुछ न्यूज़ और कुछ बातें। अभी आप लोगों ने देखा होगा मन की बात प्रोग्राम या कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी का जो अभिभाषण हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक प्रकार से धोखा दिया था या भारत की पीठ पर छुरा घोंपा था। तो हम देख लेते हैं कि क्या बेसिकली हिस्ट्री है इस युद्ध की। द कारगिल वॉर fought between May to July of 1999 in Kargil district of Jammu and Kashmir along the line of control in which India got the victory। ठीक है, ये तो हमें पता है। द कारगिल वॉर वाज fought फॉर मोर देन 60 days, यानी 60 दिन से भी ज़्यादा ये युद्ध चला। एंडेड इन 26 of July। On this date in 1999 Pakistan army taking advantage on the melting snow and betraying the bilateral understanding of both the nation। तो बेसिकली क्या हुआ कि पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया जब बर्फ़ पिघल रही थी। उस टाइम पर क्या हुआ, वो लोग हाई जो एल्टीट्यूड पोस्ट थे वहाँ पर वो लोग आ गए, क्योंकि वो इंडियन पोस्ट थी और उस समय पर ना तो इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर थे, क्योंकि ठंड का टाइम आने वाला था, तो इंडियन पोस्ट खाली थी। पोस्ट खाली देखकर पाकिस्तान की आर्मी ने एक प्रकार से वहाँ पर वो उन पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ पर वो अपने सारे साजो सामान के साथ बैठ गए। दैट द पोस्ट वुड रिमेन अनअटेंडेड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो ठंड के मौसम में क्या होता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। अब देखिए क्या हुआ, विंटर सीजन टुक कमांड ऑफ द हाई आउटपोस्ट ऑफ इंडिया। तो जो हाई आउटपोस्ट थी इंडिया की, उस पर उनकी कमांड हो गई। पाकिस्तान आर्मी रिफ्यूज द क्लेम्स दैट इट्स सोल्जर्स वर इन्वॉल्व इन द वॉर। तो बेसिकली पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो वॉर हुआ है इसमें उनकी आर्मी का कोई हाथ नहीं है, ये कश्मीर के ही लोग हैं जो राइवल हैं, जो एक प्रकार से भारत के अगेंस्ट में, उन्हीं लोगों ने इन पोस्ट को ऑक्यूपाई किया है, वही लोग जो हैं इस युद्ध में लड़ रहे थे। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी कार्ड देखे हैं, जो हमने एम्यूनेशन देखे हैं, जो राशन स्टोर किया गया है, ये आर्मी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए ना। तो 60 दिन तक जो युद्ध लड़ा है गया है वो कोई भी आम आदमी नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए क्या है, द वॉर क्लेम्ड दैट दे वर द राइवल फ्रॉम कश्मीर इटसेल्फ, बट द एम्यूनेशन, आइडेंटिटी कार्ड, राशन स्टोर एंड अदर एविडेंस प्रूव दैट द पाकिस्तान आर्मी वाज बिहाइंड दिस कवर्डी एक्ट। तो ये जो कायरतापूर्ण हरकत हुई है ये पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, और देख लेते हैं। अब इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया था वो मैंने आप लोगों को बताया, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी ट्वाइस। देखिए, ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी ने सिर्फ 2 बार चलाया। एक बार चला 1961 में, जब भारत को जीतना था गोवा, दमन और दीव, इसके अलावा अंजदीबा जो आइलैंड है, इन आइलैंड पर से पुर्तगालियों को भगाया गया, पुर्तगालियों से इनको छीना गया है और भारत में इनको शामिल किया गया। तो एक बार विजय दिवस 1961 में इंडियन आर्मी ने चलाया था, और जो दूसरा विजय दिवस है, द सेकेंड ऑपरेशन वाज लॉन्च इन 1999। बोथ द ऑपरेशंस वर ह्यूज सक्सेस, दोनों ही सफल रहे। हाउएवर द कारगिल विजय दिवस इज मार्क्ड on the culmination of Kargil war। July 26 is celebrated as Kargil Vijay Divas every year to mark the successful completion of Operation Vijay that ended 3-month war along the line of control। ठीक है, ये बात हमको पता है, हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, नियरली 490 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, सोल्जर्स एंड जवान्स पर मार्टियर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बैटल। तो बेसिकली बात की जाए तो लगभग 490 इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स इस युद्ध में शहीद हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एक और ऑपरेशन यहाँ पर हुआ था जो इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन व्हाइट सी, यानी सफ़ेद सागर। द ऑपरेशन व्हाइट सी वाज आल्सो लॉन्च्ड ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999। ड्यूरिंग द ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स जॉइंटली एक्टेड with Indian Army to flush
आउट रेगुलर एंड इरेगुलर ट्रूप्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। तो इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन वाइट सी के जरिए जितने भी पाकिस्तान के वो सोल्जर थे या जो भी लोग थे उन्हें वहाँ से पूरी तरह से हटाया गया। देखिए इंडियन एयरफोर्स के जिन फाइटर जेट्स का इस युद्ध में उपयोग हुआ है वो है मिराज 200। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिराज 200 सॉरी मिराज 2000। इसके अलावा मिग सीरीज के जो फाइटर जेट हैं जो हमने रूस से खरीदे हैं। देखिए मिराज फ्रांस से खरीदा है और मिग जो होते हैं वो रूस से खरीदे। तो मिग 25 और मिग 27 खासतौर से 27 का इस युद्ध में यूज़ हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि यूनियन मिनिस्टर लॉन्च रीस्टार्ट इंडिया एडवाइजरी प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई। एमएसएमई इट मीन्स मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो देखिए क्या हुआ है कि कोविड-19 इट मीन्स कोरोना बीमारी के कारण एमएसएमई सेक्टर के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव हुआ है। तो अब उस एमएसएमई सेक्टर को डबल से स्टार्ट करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ने एक नया एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है रीस्टार्ट इंडिया। तो यहाँ पर बेसिकली एडवाइस दी जाएगी कि किस तरह से आप अपने जो बिजनेस है उसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसे पुनः जो है स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में और अच्छे से। देखिए एडवाइजरी यूनियन मिनिस्टर, अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर एमएसएमई जो है वो है नितिन गडकरी, हैज लॉन्च रीस्टार्ट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म www.restartindia.in to help MSME in restarting business across the country. The platform is developed jointly by Muthoot Fincorp, INK Talks under आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट। इट विल एक्ट, देखिए हमें तो ऑब्जेक्ट से मतलब है, तो यहाँ पर जो बेसिकली पर्पस है वो क्या है। इट विल एक्ट ए सिंगल प्लेटफॉर्म for professional experts from various fields and industry domains to address the questions and provide information on various government schemes and initiative raising self confidence of MSME। तो टारगेट ये है, ऑब्जेक्ट ये है कि MSME के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेस हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए, उन्हें सहायता करने के लिए, उन्हें एडवाइस करने के लिए, उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए जितने भी इस फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक सिंगल प्लेटफॉर्म यहाँ पे तैयार किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो देखिए काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट जो गुजरात में है, काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, इसकी जो यूनिट 3 है अटेन्स इट्स फर्स्ट क्रिटिकलिटी। तो काकरापारा की जो यूनिट 3 है उसमें पहली बार क्रिटिकलिटी स्टार्ट हुई है, यानी कि पहली बार वहाँ पर काम शुरू हो गया यूनिट 3 में। देखिए क्या न्यूज़ है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए द यूनिट 3 ऑफ काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात अचीव्ड इट्स फर्स्ट क्रिटिकलिटी। देखिए फर्स्ट क्रिटिकलिटी का मतलब ये है कि काम शुरू हो गया है, वहाँ पर एनर्जी बनने की प्रोसीजर शुरू हो गई है, नाभिकीय विखंडन की जो चेन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हम यहाँ पे देख लेते हैं KAPP3 is India's first indigenously developed 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रेशराइज्ड हेवी रिएक्टर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 700 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हेवी रिएक्टर है काकरापारा। अगर हम बात करें क्रिटिकलिटी की, क्या होता है ये, तो देखिए क्रिटिकलिटी इज अटेंड। क्रिटिकलिटी कब होता है, क्रिटिकलिटी यानी महत्वपूर्णता या काम शुरू होना या एनर्जी बनने की प्रक्रिया कब शुरू होती है। इट अटेंड when every fission event release a sufficient number of neutron। जब प्रत्येक विखंडन में इतने न्यूट्रॉन रिलीज हों कि वो एक चेन प्रोसीजर को कंटिन्यू रख पाएं। क्लियर, तो क्या होता है, क्रिटिकलिटी इज अटेंड व्हेन एवरी फ्यूजन, यानी प्रत्येक विखंडन में इवेंट रिलीज अ सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इतने न्यूट्रॉन रिलीज हों टू सस्टेन अ ऑनगोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन, जिससे कि जो प्रक्रिया है, जो चेन प्रोसीजर है वो कंटिन्यू रहे, इतना रिलीज हो कि प्रक्रिया चलती रहे, और अ सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। क्लियर, अब इससे क्या होगा कि हीट जनरेट होगी और हीट के उत्पन्न होने से स्टीम यानी भाप उत्पन्न होगी, और जब भाप उत्पन्न होगी तो टरबाइन घूमेंगे, और टरबाइन जब घूमने लगेंगे तो विद्युत का उत्पन्न होता है, बिजली का निर्माण होता है, क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं क्रिटिकलिटी। ठीक है, आगे देख लेते हैं और इसमें और क्या खास बात है। देखिएगा यहाँ पर व्हाट डज
अचीविंग क्रिटिकलिटी मीन, तो बेसिकली क्रिटिकलिटी का क्या मतलब होता है, तो मैंने अभी आप लोगों को जो समझाया पूरी प्रोसीजर एक बार और देख लेते हैं। रिएक्टर्स आर द हार्ट ऑफ एटॉमिक पावर प्लांट, तो जो रिएक्टर्स होते हैं वो एटॉमिक पावर प्लांट के एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ट है। वेयर अ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस that produce heat which is used to generate steam, then spins the turbine to create electricity। तो बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्ट एनर्जी जो होती है या न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसीजर होती है वो दो प्रकार की होती है, एक कंट्रोल और एक अनकंट्रोल। तो रिएक्टर में जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो एक कंट्रोल्ड चेन प्रोसीजर के जरिए हम करते हैं, जबकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, जो एटम बम होते हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, फ्यूजन पर ही। बट वहाँ पे कंट्रोल चेन प्रोसीजर नहीं होती है, वहाँ पे अनकंट्रोल होती है। यहाँ पे कंट्रोल करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच, फ्यूजन में क्या होता है, इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्लियर, एक एटम के जो न्यूक्लियस हैं वो स्प्लिट होते हैं, डिवाइड होते हैं मोर देन स्मॉल न्यूक्लियाई या छोटे छोटे न्यूट्रॉन में, एंड यूजुअली सम बाई प्रोडक्ट पार्टिकल, और भी कुछ बाई प्रोडक्ट इसमें रिलीज होते हैं। व्हेन द न्यूक्लियस स्प्लिट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्यूजन फ्रेगमेंट्स इट ट्रांसफर्ड टू अदर एटम इन द फ्यूल एज हीट एनर्जी। जब ये प्रोसीजर होती है तो हीट एनर्जी जनरेट होती है, और हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है स्टीम में, और स्टीम के जरिए फिर टर्बाइंस जो है घूमना शुरू होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। फॉर एवरी फ्यूजन इवेंट, देखिए प्रत्येक जो विखंडन की प्रक्रिया है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द इमिटेड न्यूट्रॉन ऑन एवरेज कॉज अनदर फ्यूजन, तो बेसिकली वही चीज़ जो क्रिटिकलिटी में हमने समझी थी कि प्रत्येक विखंडन में जो न्यूट्रॉन इमिट हुआ है वो इतने न्यूट्रॉन जनरेट हों या वो न्यूट्रॉन अगेन से विखंडन की प्रोसीजर को कर पाए, यानी एक प्रोसीजर शुरू हो जाना चाहिए, चेन प्रोसीजर, क्लियर। तो जब ये प्रोसीजर शुरू हो जाती है उससे ही हम बोलते हैं क्रिटिकलिटी, और उसके बाद ही ये फ्यूजन हम स्टार्ट मानते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर अचीव क्रिटिकलिटी व्हेन ईच फ्यूजन इवेंट रिलीज अ सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू सस्टेन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। अगली जो न्यूज़ है वो क्या है, तो यहाँ पर है APSEZ, इट मीन्स अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड बिकम फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू साइन SBTI कमिटमेंट लेटर। तो APSEZ जो है भारत का पहला पोर्ट बन गया है जिसने SBTI कमिटमेंट लेटर पर साइन किया है। अब देख लेते हैं सारी जो न्यूज़ है वो क्या है। देखिएगा यहाँ पर अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड has signed commitment letter to science-based target initiative strengthening India's commitment to Paris Climate Agreement। तो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके तहत इन्होंने एक इनिशिएटिव पर साइन किया है। इट हैज़ बिकम फर्स्ट पोर्ट एंड सेवंथ पोर्ट इन द वर्ल्ड टू साइन दिस ग्रीन इनिशिएटिव, फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया एंड 7th पोर्ट इन द वर्ल्ड जिसने इस इनिशिएटिव पर साइन किया। 43 इंडियन कंपनीज हैव साइंड फॉर SBTI टिल डेट। तो भारत की लगभग 43 कंपनियों ने इस साइंस बेस्ड जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर साइन किए हैं। SBTI एम्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। तो बेसिकली SBTI का पर्पस ये है कि आप ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करें पेरिस एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, द अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। तो ये कोई पोर्ट नहीं है, ये पोर्ट ऑपरेटर है। अभी अगर हम बात करें करंट में ASPEZ करेंटली जो है 10 पोर्ट्स को ऑपरेट कर रहा है। अगर हम बात करें ये 10 पोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो मुंड्रा पोर्ट गुजरात में, हजीरा पोर्ट भी गुजरात में, देहाज पोर्ट भी गुजरात में, तूना पोर्ट भी गुजरात में, मुरमागांव पोर्ट जो है वो ट्रस्ट गोवा में है, बियाज आंध्र प्रदेश में, कट्टुपल्ली तमिलनाडु में, एन्नोरे तमिलनाडु में, धामरा ओडिशा में, और विजी इन जियाम त्रिवेंद्रम केरल में। इतने पोर्ट का ऑपरेशन का जो वर्क है वो मिला हुआ है अडानी पोर्ट स्पेशल अडानी पोर्ट और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको, जो पूरी कंपनी है उसको। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। WHO लॉन्च कोविड-19 लॉ लैब फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल फ्रेमवर्क। तो WHO ने एक लीगल फ्रेमवर्क लॉन्च किया है कोविड-19 पेंडेमिक
से लड़ने के लिए या उसके समय हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किसी भी कंट्रीज़ को किस तरह से रूल्स अप्लाई करना है इस प्रकार के पेंडेमिक से बचने के लिए, तो पूरा जो रूल्स हैं वो इस लॉ लैब में बताए गए हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बातें पूरी देखिए। WHO लॉन्च COVID-19 लॉ लैब www.covidlawlab.org फॉर इम्प्लीमेंटिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल पेंडेमिक। तो क्या लीगल फ्रेमवर्क हमें अपनाना चाहिए इस प्रकार के ग्लोबल पेंडेमिक से लड़ने के लिए? इट इज़ अ डेटाबेस ऑफ लॉ दैट 190 कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19। तो ये एक प्रकार से कानूनों का एक संग्रह है जो 190 देशों को लागू करना है अपने देश में कोविड-19 से लड़ने के लिए। इट इंक्लूड्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेरेशन की किस प्रकार से राज्य को इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, क्वारंटाइन मीजर्स यानी क्वारंटाइन में रहते समय हमें क्या मीजर्स रखना चाहिए, डिजीज सर्विलेंस, लीगल मीजर्स रिलेटिंग टू मास्क वियरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड एक्सेस टू मेडिकेशन एंड वैक्सीन। इस तरह से कई सारे रूल्स यहाँ पर इस पूरे फ्रेमवर्क में WHO ने बताए हैं। It's aim to ensure that law protect the health and well-being of individuals and communities adhering to international human rights standards। तो ये सारे रूल्स का ये ऑब्जेक्ट है कि जो ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बने रहें और रूल्स भी लगे ताकि इस प्रकार की बीमारियाँ ना फैलें। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ UNDP, WHO, UNAIDS and O'Neill Institute for National and Global Health Law, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अगेन ऑब्यूचरी से रिलेटेड है। तो अभी हमने तंजानिया के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर जो न्यूज़ है वो भारत की एक कोरियोग्राफर या डांसर हैं, फेमस डांसर एंड कोरियोग्राफर अमाला शंकर, जिनका 101 साल की उम्र में निधन हुआ है कलकत्ता में। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। शी इज़ नोन फॉर पॉपुलराइजिंग इंडियन फैशन डांस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में इन्होंने भारत का जो डांस है उसे पॉपुलर किया है, फेमस किया है। हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज स्टेज्ड इन 1931 इन बेल्जियम, यानी काफ़ी पहले 1931 में उन्होंने पहला परफॉर्मेंस दिया था। शी वाज अवॉर्डेड बंगा विभूषण अवार्ड। तो बंगा विभूषण अवार्ड से उन्हें 2011 में सम्मानित किया गया है, जो बंगाल की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर है जॉर्डन हेंडरसन विन्स 2020 FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो जॉर्डन हेंडरसन को 2020 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देख लेते हैं हम इस न्यूज़ को और अच्छे से। देखिए, लिवरपूल प्रीमियर लीग टाइटल विनिंग कैप्टन जॉर्डन हेंडरसन। तो लिवरपूल प्रीमियर लीग जो हुई थी उसमें जो विनिंग टीम थी उसके कैप्टन थे जॉर्डन हेंडरसन। वाज नेम्ड इंग्लैंड्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर ऑन फ्राइडे इन एनुअल वोट ऑफ द फुटबॉलर राइटर्स एसोसिएशन। तो जो फुटबॉलर राइटर एसोसिएशन है उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, ना कि फीफा के द्वारा। फुटबॉलर राइटर्स एसोसिएशन ने अवार्ड दिया है। FWA इज एन एनुअल अवार्ड गिवन टू द प्लेयर फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन इंग्लिश फुटबॉल सीजन सिंस 1947 to 48। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। जो अगली न्यूज़ है वो यहाँ पर ये है कि इंडिया जो न्यूज़ है वो भारत से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड। इंडियाज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप एट NDDB इन आणंद डिस्ट्रिक्ट। तो NDDB का मतलब है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो भारत का जो पहला हनी टेस्टिंग लैब है वो बनाया गया है आणंद डिस्ट्रिक्ट में, आणंद जिले में जो गुजरात में है। अब देख लेते हैं यहाँ पे NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन आणंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात इनोग्रेटिंग द फैसिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड यस्टरडे। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह तोमर सेड द न्यू लैब विल टेस्ट हनी एज पर द नॉर्म्स स्पेसिफाइड बाई द फूड सेफ्टी रेगुलेटर। तो फूड सेफ्टी रेगुलेटर है वो है FSSI, इट मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से हर एक मार्केट का एक रेगुलेटर होता है उसी प्रकार फूड से सेफ्टी या फूड से रिलेटेड मामलों में जो रेगुलेटर है वो FSSI है। द प्यूरिटी ऑफ हनी एडुलेशन
chemical substances, residues, heavy metals और एंटीबॉडीज़ कैन बी चेक्ड। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जाएगा, सारे मानकों का ध्यान रखा जाएगा और अच्छे प्रकार से ठीक तरह से शहद का जो या हनी का जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बात करें बेसिकली तो मिस्टर तोमर यानी कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर सेड द क्वालिटी हनी विल बूस्ट एक्सपोर्ट एंड इंश्योर बेटर रेट्स टू फार्मर्स। तो अच्छा, जब हम शहद का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट होगा, जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है रन टू द मून। रन टू द मून राइसेस ₹19 लाख फॉर अनसंग वॉरियर ऑफ इंडियन स्पोर्ट। तो भारत के स्पोर्ट के जो योद्धा हैं, भारत के खेल से रिलेटेड जो योद्धा हैं, उनको हेल्प करने के लिए रन टू मून कैंपेन चलाया गया था, जिसके तहत 19 लाख रुपए जो है वो इकट्ठे किए जा चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पर रन टू द मून इनिशिएटिव वाज राइज 19 लाख फॉर अनसंग वॉरियर ऑफ इंडियन स्पोर्ट। इट वाज इनिशिएटिव ऑफ, देखिए ये इनिशिएटिव किसने शुरू किया, IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस एंड NEV स्पोर्ट, इन विच 14,000 रनर्स पार्टिसिपेट अक्रॉस द वर्ल्ड कवरिंग 9,08,800 किलोमीटर ओवर 30 डेज स्पेन। ठीक है, यहाँ पे बस आप लोग इतना समझें कि बेसिकली जो प्रोग्राम है उसका नाम है रन टू मून। बेसिकली किसके लिए है, तो जो पुराने जो हमारे कोच हैं, पुराने जो प्लेयर्स हैं, उनसे उनके वेलफेयर के लिए है। इट वॉज लेड बाई बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद। इसे लेड किया है बैडमिंटन के कोच पुलेला गोपीचंद ने, और अर्जुन अवार्डी जो हैं अश्विनी नेचप्पा और मथाई होल्ला ने। इट वॉज एम्ड एट राइजिंग फंड्स फॉर नीडी कोचेस। तो जो ज़रूरतमंद कोच हैं, जो सपोर्ट स्टाफ है, उनको हेल्प करने के लिए कोविड-19 में के दौरान उनकी कंडीशन जो ख़राब है, उनको हेल्प करने के लिए कैंपेन चलाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि इस प्रोजेक्ट का बेसिकली क्या ऑब्जेक्ट है या ये किससे रिलेटेड है। अब हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़। तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है वो है क्या अपॉइंटमेंट, तो देखिएगा यहाँ पर अपॉइंटमेंट है वाइस एडमिरल, जो नेवी में सेकेंड हायर पोस्ट होती है, वाइस एडमिरल MA हेम्पी लोहोली एज्यूम्स चार्जेस एज कमांडेंट ऑफ INA यानी इंडियन नेवल एकेडमी। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर और बारे में, इनके बारे में। देखिए एडमिरल, वाइस एडमिरल MA हेम्पी होली AVSM NM हैज एज्यूम चार्ज एज कमांडेंट इंडियन नेवल एकेडमी। He has replaced Vice Admiral दिनेश के त्रिपाठी। तो इनकी जगह पर वो अपॉइंट हुए हैं। देखिए अगर हम बात करें वाइस एडमिरल, तो ये इंडियन नेवी की सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट होती है, जिसकी पोस्ट पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी रैंक से रिलेटेड चार्ट बनाया है। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले आर्मी, इंडियन आर्मी, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन आर्मी। तो सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो होती है फील्ड मार्शल की, इंडियन नेवी एडमिरल ऑफ द फ्लीट और इंडियन एयरफोर्स मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। अब देखिए ये जो फर्स्ट रो में हम देख रहे हैं, ये ओनली सेरिमोनियल पोस्ट होती है। ये सिर्फ उन ऑफिसर्स को दी जाती है जो अपने अपने सेक्टर में बहुत ही अदम्य साहस दिखाते हैं, उन्हें ये फील्ड उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। एक प्रकार से सेरिमोनियल पोस्ट दी जाती है। आर्मी में एयर मार्शल, नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट और एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। अगर हम बात करें, ये सम्मान अभी तक पूरे भारत की हिस्ट्री में 3 ही लोगों को मिला है। यहाँ पर फील्ड मार्शल जो सम्मान है वो 2 लोगों को मिला है, जिनमें से एक का नाम है मानेकशॉ और एक का नाम है जनरल करियप्पा, M करियप्पा और जनरल मानेकशॉ, जो 1971 वॉर के समय थे, और करियप्पा जो पहले आर्मी के हेड थे। नेवी में किसी को ये प्राइज़ अभी तक अवार्ड नहीं मिला है। और अगर हम बात करें एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स में जो अर्जन सिंह जो ऑफिसर थे एयरफोर्स के, उन्हें इस मार्शल के अवार्ड से नवाजा गया। अब हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है जनरल की आर्मी में, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड मेजर, और भी नीचे रैंक चलेगी। अगर हम बात करें नेवी की, तो एडमिरल, वाइस एडमिरल, रेयर एडमिरल, कॉमोडोर, कैप्टन, कमांडर,
और लेफ्टिनेंट कमांडर। अगर हम बात करें एयरफोर्स में तो एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कॉमडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना, कंपैरिजन करना है और इस टेबल को एकदम याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर एक योजना है जो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च पोर्टल रोजगार बाजार। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने रोजगार बाजार नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए पोर्टल है, इस मीन्स कि इसमें लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना नंबर रजिस्ट्रेशन कराना है। तो पर्पस क्या है, तो नाम में ही क्लियर हो रहा, रोजगार बाजार। तो देखिए कोरोना वायरस या कोरोना पेंडेमिक के कारण जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार वापस मिले, उनको ज़रूरत जो वो जॉब करते हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, उसके बीच में ये प्लेटफॉर्म एक प्रकार से बनाया जाएगा। तो देखिए दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द पोर्टल नेम्ड एज रोजगार बाजार, अ सॉर्ट ऑफ मार्केट प्लेस फॉर जॉब सीकर, यानी कि अ सॉर्ट ऑफ मार्केट प्लेस फॉर जॉब सीकर्स एंड द पीपल रिक्रूटर्स। तो जो रिक्रूटर्स हैं उन्हें लोग चाहिए जॉब करने के लिए, जॉब सीकर्स को जो रिक्रूटर्स चाहिए, तो उनके बीच में एक प्लेटफॉर्म बन गया है रोजगार बाजार। द पोर्टल will proved to be a boon for the employers as well as the job seekers. Clear? The recruiters can visit the website and update their recruitment. तो जो भी रिक्रूटर्स हैं वो इस वेबसाइट पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं, अपने एंट्री कर सकते हैं। सिमिलरली और उसी प्रकार जो जॉब सीकर्स हैं वो भी वेबसाइट पर जाकर अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। विद द पोर्टल अपडेट देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली वो है अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर की बात करें दिल्ली के तो वो है अनिल बैजल। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो अगली जो न्यूज़ है वो है कोऑपरेशन से रिलेटेड, सहयोग से रिलेटेड। तो DST लॉन्च प्रोग्राम फॉर इंडिया रसिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट मीन्स DST ने एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसके तहत इंडिया और रूस एक कोऑपरेशन करेंगे, एक सहयोग करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में और क्या खास बात है। तो इंडिया एंड रसिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सिलरेटेड कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम। तो इंडिया और रूस ने सहयोग किया है, जॉइंट किया है, दोनों जुड़े हैं किस मुद्दे को लेकर, तो टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सिलरेट कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम has been launched by Department of Science and Technology in partnership with the Federation of Indian Chambers of Commerce। इसमें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च करने में एक तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कॉन्फ्रेंस जो फिक्की है इट मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अलावा जो रूस की साइड से अगर बात करें तो फेडरेशन ऑफ असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेटिव इंटरप्राइजेस ऑफ द रशियन फेडरेशन। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन के लिए। देखिए यहाँ पर द प्रोग्राम विल स्ट्रेंथ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टाइज बिटवीन इंडिया एंड रसिया। DST विल फंड्स अप टू 15 करोड़ टू 10 इंडियन SME स्टार्टअप्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो इस प्रोग्राम के तहत DST ने फंड किया है, ने रिलीज़ किया है 15 करोड़ रुपए इन 10 भारतीय जो SME हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, और जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए 2 साल के पीरियड के लिए। अगर हम बात करें कुछ अदर बातों की, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है रूस के वो हैं व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल आपको पता है मॉस्को, करेंसी जो है रूस की वो है रूबल। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगले सेशन में हम अगले दिन की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।